कोशिका के अंदर अपना आज का टॉपिक है वो है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका के अंदर आज का टॉपिक क्या है? कोशिका भित्ति। इसको एक बार समझ लो सभी। देखो, जो कोशिका है वो हमें पता है कि पादप और जंतु है, इन दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार की जो कोशिका है वो पाई जाती है। पादपों के अंदर क्या होता है कि जो बाहर की ओर कोशिका झिल्ली है, सबसे बाहर की ओर क्या होती है? कोशिका झिल्ली। इसका बारे में हम पढ़ चुके हैं, कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है, पादपों में क्या होता है कि कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर एक और परत पाई जाती है। पादप कोशिका है, इन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर एक और परत पाई जाती है। यह परत है, यह कोशिका भित्ति कहलाती है। ये केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है। तो ये कोशिका भित्ति है, इस कोशिका भित्ति के बारे में हमें अब पढ़ना है। ठीक है, जंतुओं के अंदर क्या होता है? जंतुओं के अंदर सीधी ऐसी ही कोशिका है वो पाई जाती है, इस प्रकार की। ठीक है, ये तो कोशिका झिल्ली हो गई। बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, पादप कोशिका में केंद्रक साइड में होता है, जंतु कोशिका में बीच में होता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो पदार्थ पाए जाते हैं उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये केंद्रक, कोशिका झिल्ली, इसके बीच के पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारी संरचनाएं होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, अंतःपर्दवी जालिका है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ठीक है, हरित लवक है। तो ये सभी संरचनाएं हैं, उन सभी के बारे में हमें एक एक टॉपिक करके पढ़ना है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली वाला टॉपिक कर लिया हमने पिछले वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करेंगे वो है कोशिका भित्ति, ये वाला जो पादप कोशिका की बाहर की ओर पाई जाती है, कोशिका भित्ति। इसके बारे में पढ़ना है कि ये क्या काम करती है, कैसी इसकी संरचना होती है, इसके बारे में देखो। तो हेडिंग क्या आ जाएगी? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, देखो कोशिका भित्ति के बारे में। पादप कोशिका में सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप की जो कोशिका है, पादपों की कोशिका में सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाएगी? कोशिका भित्ति, जो पादपों को दृढ़ता व कठोरता प्रदान करती है। जो पादपों को दृढ़ता यानी कठोर बनाती है, उसकी रक्षा करने का कार्य करती है, पादप कोशिका की सुरक्षा करने का कार्य करती है। ज्यादातर पादपों में यह सेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है। अधिकतर जो पादप है उसके अंदर कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन, यानी कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी हुई है? सेल्यूलोज और पेक्टिन पदार्थ की बनी हुई होती है। जो कोशिका भित्ति है, कवकों के अंदर कोशिका भित्ति है वो कवक काइटिन या फंगस सेल्यूलोज से बनी होती है। इसकी संरचना में बाहर से भीतर की ओर निम्न स्तर दिखाई देते हैं, यानी बाहर से भीतर की ओर निम्न स्तर दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो स्तर है वो होता है मध्य पट्टिका। सबसे पहला स्तर क्या होता है? मध्य पट्टिका। ठीक है, इसकी संरचना है वो इस प्रकार की होती है। देखो, ये रही कोशिका भित्ति की संरचना है। ये सबसे पहला जो स्तर है, सबसे बाहर की ओर ये रहा, ये होता है मध्य पट्टिका। अब मध्य पट्टिका किस प्रकार की होती है वो देखो। कोशिका विभाजन के पश्चात सर्वप्रथम मध्य पट्टिका का निर्माण होता है। कि जब कोशिका है वो बनती है, तो कोशिका सिद्धांत में हमने पढ़ा था, पुरानी कोशिका है उससे ही नई कोशिका का निर्माण होता है, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। तो जब पादप की कोशिका बनती है तो सबसे पहले मध्य पट्टिका है, इसी का ही निर्माण होता है। कोशिका विभाजन होने के बाद सबसे पहले किसका निर्माण होगा? मध्य पट्टिका का। यह सबसे बाहर की ओर एक परत के रूप में पाई जाती है। यह कैल्शियम व मैग्नीशियम की बनी होती है। फलों के परिपक्व होने पर
इसका पेक्टेट अपघटित हो जाता है, जिससे इसकी भित्ति कोमल हो जाती है। ठीक है, ये पहले कठोर होती है, लेकिन जैसे ही फल परिपक्व हो जाते हैं तो इसका जो पेक्टेट है वो क्या हो जाएगा, अपघटित मिट्टी से खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे इसकी भित्ति वो कोमल हो जाएगी। दूसरी भित्ति होती है इसके प्राथमिक भित्ति स्तर। ठीक है, कोशिका भित्ति का दूसरा स्तर क्या कहलाता है, प्राथमिक भित्ति स्तर, जो कि मध्य पट्टिका है। ये मध्य पट्टिका, इसके नीचे की ओर ये पाया जाता है। ये जो स्तर है वो कहलाता है प्राथमिक भित्ति स्तर। देखो, मध्य पट्टिका के अंदर की ओर प्राथमिक भित्ति स्तर का निर्माण होता है। ये वे कोशिकाएं जिनमें लगातार विभाजन होता रहता है, इनमें केवल ये दो स्तर पाए जाते हैं। फिर है द्वितीयक भित्ति स्तर, वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। इनमें प्राथमिक भित्ति स्तर के अंदर की ओर द्वितीय भित्ति स्तर का निर्माण होता है। यह शुद्ध रूप से, ठीक है, लिग्निन तथा कुछ मात्रा में सुबेरिन, टेनिन, रेंजिन आदि द्वारा बनती है। ठीक है, ये यहाँ पर है मुख्य रूप से। ठीक है, यह मुख्य रूप से लिग्निन तथा कुछ मात्रा में सुबेरिन, टेनिन और रेंजिन द्वारा बनती है, जिससे कोशिका भित्ति दृढ़ व कठोर हो जाती है। फिर है तृतीयक भित्ति स्तर, यह केवल कुछ कोशिकाओं में ही पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के जाइलम की वाहिकाओं में यह जाइलोन की बनी होती है। ठीक है, फिर ये हो गई कोशिका भित्ति है, उसकी संरचना, उसके स्तर है। ये कोशिका भित्ति का डायग्राम। कोशिका भित्ति में एक तो मध्य पट्टिका स्तर पाया जाता है, उसके नीचे पाया जाता है प्राथमिक भित्ति स्तर, उसके नीचे द्वितीयक भित्ति स्तर, और कुछ ही पादपों के अंदर क्या पाया जाता है, तृतीयक भित्ति स्तर भी पाया जाता है। ये तीन स्तर है, मध्य पट्टिका, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये तीन स्तर है वो कोशिका भित्ति की संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कोशिका भित्ति के कार्य। अगला टॉपिक क्या है, कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति का क्या क्या कार्य होते हैं, देखो। सबसे पहला जो कार्य है वो है, यह कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करती है। यह कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करती है। दूसरा कार्य है इसका, यह कोशिका के विभिन्न भागों की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तीसरा, यह कोशिका के में परासरण दाब का संतुलन बनाए रखती है। कोशिका भित्ति में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा दो पास स्थित कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में संपर्क में रहते हैं। तो ये चार कार्य हैं वो कोशिका भित्ति के होते हैं। ठीक है, कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने का कार्य है, कोशिका के विभिन्न भागों की सुरक्षा करने का कार्य है, कोशिका में परासरण दाब के संतुलन बनाए रखने का कार्य है, और कोशिका में उपस्थित जो सूक्ष्म छिद्र है प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा दो जो पास की कोशिकाएं हैं उनके कोशिका द्रव्यों को आपस में संपर्क में रखने का कार्य है वो कोशिका भित्ति करती है। ठीक है, तो ये अपना जो टॉपिक है कोशिका भित्ति वो कंप्लीट हो गया। अगला जो अपना टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला जो टॉपिक है अपना वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग रहता है। दोहरी झिल्ली का मतलब इस पर दो झिल्लियां पाई जाती है, ये बाहर की ओर एक झिल्ली और ये अंदर की ओर की झिल्ली। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। तो अब हम जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है ना, जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कोशिका का डायग्राम पढ़ा था ना हमने, ये कोशिका पादप कोशिका थी, ये जंतु कोशिका है। कोशिका झिल्ली हो ही गई, कोशिका भित्ति हो ही गया। अब ये जो भाग बचा है
केंद्र, ये बीच वाला केंद्रक बीच में क्या कहलाता है, ये इसमें साइड में होता है पादप कोशिका में केंद्रक, और जंतु कोशिका में बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। दोहरी झिल्ली किस प्रकार की संरचना होती है कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं, देखो। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका में 2 झिल्लियाँ पाई जाती है। बाहर की ओर जो झिल्ली होती है उसको बाह्य झिल्ली कहते हैं। बाहर की ओर की झिल्ली को बाह्य झिल्ली कहा जाता है। अंदर की ओर जो झिल्ली होती है, ये बाहरी झिल्ली, ये अंदर की ओर झिल्ली है। अंदर की ओर की झिल्ली को आंतरिक झिल्ली कहते हैं। अंदर की ओर की झिल्ली को आंतरिक झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों माइटोस और कॉन्ड्रियोन से बना है। माइटोस का अर्थ होता है थ्रीएड यानी धागा। ठीक है, माइटोस का अर्थ थ्रीएड तथा कॉन्ड्रियोन का अर्थ जेन्यूल होता है, अर्थात धागे नुमा कुंडलित या मेखलाकार संरचना को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया है। धागेनुमा कुंडलित या मेखलाकार संरचना को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया है। इसे सर्वप्रथम कोलिकर ने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, कोलिकर। फ्लेमिंग ने, फाइला और अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था। ठीक है, फ्लेमिंग ने तो इसको फाइला नाम दिया था, अल्टमान ने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया था। इसकी खोज का श्रेय है वो फ्लेमिंग व अल्टमान को दिया जाता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो सी बेंदा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, सी बेंदा ने। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। 2 झिल्लियां पाई जाती है जो सभी यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। एक कोशिका में यह संख्या में 1 से अधिक होता है। कोशिका के अंदर इसकी संख्या है वो 1 से अधिक होती है। ठीक है, आगे देखो। यह श्वसन स्थल के रूप में पाया जाता है। श्वसन के दौरान क्रेब चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया 0.5 nm से 10 nm लंबा तथा 0.5 nm यानी नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर व्यास का होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर 2 झिल्लियां का आवरण होता है। बाह्य झिल्ली सपाट व समतल होती है। आंतरिक झिल्ली में अंगुली समान उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। देखो संरचना वापिस एक बार, ये संरचना है। बाहर की जो झिल्ली है वो एकदम सीधी सपाट है। अंदर की ओर की जो संरचना है उसमें अंगुली समान उभार पाए जाते हैं। इन उभार को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। इन उभार का नाम क्या है, क्रिस्टी। ठीक है, आगे देखो। क्रिस्टी पर कण समान संरचना के रूप में F1 कण पाए जाते हैं। क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे कण की समान संरचना पाई जाती है। इन कण के समान संरचनाओं को F1 कण कहा जाता है, जिसमें श्वसन से संबंधी विभिन्न एंजाइम होते हैं। इन F1 कणों के अंदर श्वसन से संबंधी विभिन्न एंजाइम होते हैं। बाह्य व आंतरिक झिल्ली के बीच के स्थान को परीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थल कहा जाता है। आंतरिक झिल्ली के अंदर की ओर तरल मैट्रिक्स वाला भाग होता है। मैट्रिक्स वाले भाग के अंदर वर्ताकार डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम व खनिज लवण पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए व राइबोसोम की उपस्थिति के कारण इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। इसमें स्व प्रतिकृति की क्षमता होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक संगठन में 65 से 70% प्रोटीन, 20 से 25% वसा का शेष में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम व खनिज लवण पाए जाते हैं।